नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन कुमार है। आप देख रहे हैं टीएल न्यूज 24। 2020 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। उसकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और डेट भी बिल्कुल चुनाव का माथे पर है। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां अपने पुरजोर तरीके से कमर कर चुकी है। जनता के बीच लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और जनता को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, इसके लिए सारी पार्टियां पुरजोर तरीके से तैयारी किए हुए। और हम आज बात करेंगे मूल रूप से विक्रम विधानसभा क्षेत्र की। और विक्रम विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ तैयारियां चल रही है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, क्या कुछ अब तक राजनीतिक पार्टियों ने विक्रम विधानसभा क्षेत्र को दिए हैं और कहां तक तरक्की के रास्ते पर पहुंचाने का कार्य किया है विक्रम विधानसभा क्षेत्र को। तो आपको बतला दें कि इन सारी चर्चाओं पे आज हमारे बीच में जो दो गेस्ट आए हुए हैं वो दोनों विक्रम विधानसभा क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं और काफी लंबा इतिहास रहा है इनका एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इन दोनों हमारे जो आज स्टूडियो में अतिथि आए हुए हैं उनका परिचय करा दें। तो पहला हमारे पास जो अतिथि हैं आपको बतला दें कि आप हैं शंकर सिंह, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और दूसरे जो हमारे अतिथि हैं वो हैं आप अरुण कुमार आजाद। ये भी एक लंबे समय से अपने क्षेत्र के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। काफी कुछ उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किया है। तो आगे हम इन दोनों से चाहेंगे सबसे पहले कि अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दें। मैं अरुण कुमार आज़ाद, शिवगढ़, विक्रम पटना, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। और थोड़ा सा प्रबुद्ध होने के नाते सामाजिक स्तर पर यदा कदा समयानुसार मैं जहाँ कहीं कुछ त्रुटियाँ देखता हूँ, सत्ता के पक्ष से हो या विधायक के पक्ष से हो, प्रशासन के पक्ष से हो, मैं इसकी खिलाफ में आवाज़ बुलंद करता हूँ। तो ये था हमारे पहले अतिथि जिनका परिचय आपने देखा। अब हम अपनी दूसरी अतिथि के चाहेंगे कि सर आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं शिवशंकर सिंह, मेरा घर विक्रम विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तरीपर में है और वर्तमान में मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन विक्रम की राजनीतिक गतिविधियों पर मेरी नज़र रहती है। चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कोई भी सामाजिक विकास बिना राजनीतिक सहयोग के अधूरा ही रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वैसे राजनीतिक प्रतिनिधि चुन करके हमारे बीच आएँ जो हमारे क्षेत्र के विकास में सहयोग करें। तो ये थे हमारे दोनों आगंतुक जो आज हमारे बीच स्टूडियो में बने हुए हैं। आपको बतला दूं कि अरुण कुमार आजाद सामाजिक कर्ता और शंकर सिंह ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है। तो इन दोनों के बीच में आज हम मूल रूप से विक्रम विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे को लेकर के बात करेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे और बतलाना चाहेंगे कि अब तक क्या कुछ रहा है चुनावी इतिहास विक्रम की। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बतलाना चाहेंगे कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र अगर देखा जाए तो यहाँ अब तक भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा की सीट ही लगातार निकलते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा है कि भाजपा ने अपनी सीटों को खोया है और दूसरे राजनीतिक पार्टियां भी जीत हासिल की है। और फिलहाल आपको बतला दें कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र में इस बार टोटल 18 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा भरा, जिनमें स्क्रूटनी के दौरान 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी नामांकन रद्द कर दिया गया, जिनमें नाम आता है श्याम बाबू यादव जी का, अजीत कुमार और विनय गिरी। ये ऐसे 3 प्रत्याशी हैं जिनकी स्क्रूटनी के दौरान किसी न किसी वजह से नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो इसमें से बचे 15 प्रत्याशी हैं जो आज चुनावी मैदान में एक दूसरे को पटकनी देकर अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लगे हुए हैं। इनके बीच में हम चर्चा करने के लिए आएंगे। सबसे पहले हम अपना शुरुआत करना चाहेंगे अरुण कुमार आजाद जी से। आजाद जी, अभी जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक दौर चल रहा है विक्रम विधानसभा क्षेत्र, इसमें क्या कुछ लगता है, क्या वैसे हथकंडा होने चाहिए जो राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनावी संपर्क के दौरान विक्रम विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपनाना उचित होना चाहिए? जी हाँ, मैं करीब 67 के चुनाव के बाद यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में देख रहा हूँ, मुझे अनुभव यह रहा है कि धीरे धीरे यहाँ का पॉलिटिकल जो परिवेश होता है वो डिटेरोशन की ओर जा रहा है। पहले जनता के लिए राजनीति की जा रही थी, अब सत्ता और स्वार्थ की राजनीति हो जा रही है। टिकट के मामले में जहाँ तक मेरा सोच है कि हम जनता के बीच से किसी कैंडिडेट को ले आते, आज टिकट मिलता है आने कहने पर प्रकार सेंटर से जो अननोन है, कभी कभी यहाँ आता नहीं, कोई पहचानता नहीं, किसी का कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं कहाँ अब तक क्या सामाजिक कार्य किया हूँ, कहाँ ले जाऊँगा।
मुख्यतः रूप से अभी की जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसके कैंडिडेट तो हमेशा कभी आते हैं, मैं जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन उसमें भी मैं यहाँ देखता हूँ स्पष्टतः कि सत्ता के लिए ही वे भी राजनीति करते हैं, इसलिए कि देखते हुए कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में अवसरवादी जो होते हैं नेता लोग, कभी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस में, कभी लोजपा में तो कभी राजद में, जहाँ उनको मिल जाता है जगह अवसर की खोज करते हैं, मिल जाते हैं वहाँ चले जाते हैं। जनता अपना कहाँ जा रही है इसकी चिंता उन्हें नहीं है। उदाहरण स्वरूप देख, कोई भी संस्था भी हमारे देश में या हमारे क्षेत्र, विक्रम के क्षेत्र की बात करते हैं, शिक्षा समाप्त है, करप्शन चरम सीमा पर है, हेल्थ का ट्रामा सेंटर हमारे यहाँ जो बना हुआ सीपी ठाकुर जी ने दिया था, जिस वक्त बीजेपी के मिनिस्ट्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, आज तक वो उद्घाटन नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं ये लोग, नेता लोग कर क्या रहे हैं? अभी तक पानी की व्यवस्था, हमारी सिंचाई के लिए व्यवस्था वही है, किसानों के साथ समस्या अनेक हैं, कहीं भी किसी भी संस्था के नाम पर है कि नहीं, ये नेता लोग कुछ नहीं, केवल यहाँ से जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता को मूर्ख बनाते हैं कि मैं नेता हूँ। और कभी ये, हाँ यह बात जरूरी है कि शादी और श्राद्ध में आना यह इनका अति बन जाता है, आते हैं, लेकिन कोई भी समस्या के लिए नेताओं ने कभी भी कोई भी अपना तरफ से कोई अति नहीं किया, अपना कोशिश नहीं किया। दुर्भाग्य है इस देश का कि आज़ादी के जंगे आज़ादी में शहीद होने वाले लोगों को क्या तमन्ना थी और आज ये लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। मूल रूप से यदि कहा जाए तो कहीं न कहीं आपका इशारा है कि राजनीति का जो प्रारूप था पिछले कुछ दशक में और आज के दशक में काफी परिवर्तन हो चुका है। पहले वाली वो राजनीति जिसमें जनता को सर्वोपरि प्राथमिकता दिया जाता था, आज वो नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जनता के बीच समस्या जो है, राजनीति प्रतिनिधियों में से एक कैंडिडेट को चयन करना, वो तो उस जगह भी, उस समय भी था, आज भी था। तो ऐसे समय में जनता के लिए वो बेस्ट विकल्प क्या हो सकता है कि हमें कौन से कैंडिडेट का चयन करना अभी जो हमारे हित की बात समझे। जी हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया। सभी अभी तो जितने कैंडिडेट हैं जी, अभी 2 कैंडिडेट जो अभी, एक हारे हुए कैंडिडेट हैं, एक जीते हुए कैंडिडेट हैं। 2 बार इलेक्शन में यहाँ के अनिल जी भी रह चुके हैं जी, कभी लोजपा से भी रहे हैं, कभी बीजेपी से भी रहे हैं जी। यह इनकी सिद्धांत क्या है, या तो आप लोग समझ रहे हैं कि कभी लोजपा में के सिद्धांत पर, कभी बीजेपी के सिद्धांत पर। कांग्रेस से अभी तत्काल अभी आए हैं सिद्धार्थ जी। ऐसे देखा जाए तो दोनों लोग व्यक्तिगत तौर पर किसी की भलाई कर दिए हों, लेकिन सामाजिक स्तर पर हमने तो कहीं भी किसी भी मैटर पर अभी नहीं देखा कि यह मुखातिब होकर के कोई आंदोलन किया हो या सत्ता में कोई बात उठाया हो। किसान का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, क्योंकि अगर उठाते तो अभी विक्रम क्षेत्र की जहाँ तक बात है, शिक्षा कहाँ गया हुआ है, डिटोरेशन की ओर जा रहा है। 3 पर हमारे गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते, उसके लिए कहीं उन्होंने पार्लियामेंट या असेंबली में वो प्रश्न नहीं किया। कहीं किसी ट्रामा सेंटर अगर यहाँ है तो कभी विधायक रहना अनिल जी भी नहीं कोशिश किया और रसीदार जी भी नहीं। अब प्रश्न उठता है कि कौन करेगा। अभी जितने और 15 कैंडिडेट में और कैंडिडेट आए हुए हैं, इनका तो अधिकांश लोग नाम भी नहीं जानते। इलेक्शन आता है, पैसे खर्च किए, पैसे अगर जीत गए तो यो वाह वाह, और नहीं जीते कि नहीं तो कहीं से लेकर के कुछ पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। ये जीतने वाले कैंडिडेट के लिए भी या हारने वाले के लिए। देखिए, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न को आपने बिल्कुल निरुत्तर किया है कि राजनीति तो लगातार होते रही है, लेकिन पिछले दशक में देखा जाए तो हमारे बीच में एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कांग्रेस से आते हैं, सिद्धार्थ से, जिन्होंने जीत हासिल किया है और विपक्षी भाजपा के जनप्रतिनिधि को पटकनी भी दिया है। लेकिन क्या वो यहाँ की जनता के लिए मात्र इतनी ही उनका कर्म रह जाता है कि वो जीत हासिल करे, जनता के बीच में जाए और बस वापस अगले चुनाव के वक्त या इस बीच में बहुत सी जनता के बीच की समस्या होती है जो शायद विधानसभा में उन्होंने उठाया नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जनता आखिर वैसे प्रतिनिधि का चयन कैसे करे कि जो हमारे सारी समस्याओं को विधानसभा में उठाए, क्योंकि जनता के बीच में तो वही कैंडिडेट फिर आ रहे हैं। और दूसरी बात आपने जो कहा कि दल बदल की नीति, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। आप जिस पार्टी से हो उस पार्टी को फिर आप लेफ्ट करते हो और फिर छोटी बड़ी टिप्पणियां करते हो उस पार्टी में जिस पार्टी में आपने काफी दिनों तक सदस्यता ले रखा था। तो ऐसे में जनता के लिए बिल्कुल, चूंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं आती है, वो तो आपको दूसरी पार्टी मिल जाएगी। जनता के लिए क्या हित होना चाहिए, जनता आखिर कैसे उन राजनीतिक प्रत्याशियों का बहिष्कार करे और चयन वैसे प्रतिनिधि का करें जो बिल्कुल हमारे क्षेत्र को उस ऊंचाई पर ले जाए जो क्षेत्र मतलब कई मुद्दों में विकास को लेकर के काफी पिछड़ा है। एक इस इशू पर मैं कहना चाहूँगा कि एक इशू था, लोकतंत्र जब खतरे में थे जी, मिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में जेपी जी ने एक आंदोलन उठाया था। उसमें उस वक्त मैं शिक्षण अच्छी से समाप्त हो, मेरा शिक्षा
काल समाप्त हो गया था। मैंने भी उस आंदोलन में सक्रिय था और जेपी के आंदोलन में व्यवस्था परिवर्तन, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन और करप्शन पर उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, पूरे देश के लोगों ने इस पर अपनी मंतव्य दिया था कि बहुत सपोर्ट किया था। अंततः कांग्रेस हार गई और जितने भी पार्टी के नेता यूनाइट होकर करके उस आंदोलन में कूदे हुए थे, वे लोग सत्ता में चले गए। उसका असर क्या हुआ? हम एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, सत्ता परिवर्तन क्यों, मात्र सत्ता परिवर्तन होता गया। आज भी जितने पार्टी के नेता हैं लोग हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा, एक ट्रैक है, उसी पे नेता लोग जा रहे हैं। अभी शिक्षा के समय तब प्रश्न एक आपका उठता है कि अभी 15 में से कैंडिडेट में मैं क्या करूं? किसी को तो किसी को चुनना, चयन करना है, जनता के लिए बड़ी समस्या, बड़ी भारी समस्या। लेकिन जनता में अभी जहां तक मुझको ज्ञान हुआ है अभी कि राज्य सरकार को भी इंस्ट्रक्शन मिला है चुनाव आयोग से कि भी नोटा का भी प्रचार करें। जहां पर कैंडिडेट अगर कोई भी समझ में नहीं आता है कि कोई कार्य करिंदे नहीं है, तो मैं नोटा का प्रयोग करूं। मात्र उसके लोग समझ नहीं, नोटा शब्द केवल समझते हैं कि एक पहले बहिष्कार होता था, लेकिन बहिष्कार नहीं, यह काउंट होगा नोटा कि कितने इस व्यवस्था से नाखुश हैं। अगर इस व्यवस्था से नाखुश हैं तो इनको क्यों वोट दूं? अगर काउंटिंग में ये जीत जाता है, नोटा का ज़्यादा वोट आ जाता है, फिर इन नेताओं का हासिल क्या होगा? और ये हथौड़ा का काम करेगा आने वाले इलेक्शन में। अभी आप याद होगा कि पहले इलेक्शन में फुलवाड़ी शरीफ और मनेर में सेकंड और थर्ड पोजीशन आया था और आपके यहाँ 6,80,000 हम लोगों ने प्रयास किया था, इस पर 6,80,000 या 5,80,000 वोट आया था। और अभी मध्य प्रदेश और अदर प्रोविंस में देखें नोटा का असर कितना पड़ा। इन नेताओं को हथौड़ा के रूप में अगर जनता को, हाँ, जबकि जनता लोभी नेता ठग हैं अभी के परिवेश में। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वे आईना की तरह देख लें कि यह कौन सा नेता है कि जो मेरा कार्य करने के लिए, जनता के लिए, व्यक्तिगत नहीं मैं कहता हूँ, सामाजिक स्तर पर कौन सा काम करते हैं उसको फ्री है वोट दे। लेकिन अगर किसी के लिए नहीं है तो फिर मैं क्यों अपने एक मत को, अपनी ही तलवार को 5 साल के लिए अपने ही पुरवार करने के लिए दे दूँ? जी बिल्कुल। तो जैसा कि राजनीतिक पार्टियों को एक हथियार रहता है कि आप किसी भी समय में किसी भी अपनी पार्टी को छोड़ सकते हैं, दूसरे दल में जा सकते हैं। तो आपने बतलाया अपने एक्सपीरियंस से अनुसार कि जनता के पास भी एक अचूक हथियार होता है जिसे हम नोटा के रूप में जान सकते हैं। भले ही नोटा का मतलब शाब्दिक परिवेश शायद विश्लेषण जनता के बीच में नहीं बैठ पाता है कि जनता केवल नोटा का मतलब बहिष्कार समझता है, लेकिन बहिष्कार नहीं होता। कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधियों की ना मतलब कामों पे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, अगर खुश नहीं होता है, तो ऐसे में नोटा ऑप्शन उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास जो दूसरे अतिथि हैं शंकर सिंह जी, इनसे भी हम जानेंगे। इस सब तो ऐसा है कि कुछ जनप्रतिनिधियां बिल्कुल पुराने चेहरे के रूप में हैं। जैसे हम सिद्धार्थ सिंह की बात करें तो पुराने चेहरे हैं। अनिल शर्मा जी काफी दिनों तक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व का भार संभाल रखा है। वैसे में क्या ये ऑप्शन उचित नहीं होगा जनता के लिए कि कुछ ऐसे चेहरे भी आए हैं जिसके बारे में जनता नहीं जानती, ना तो उनको कभी मौका मिला है, फर्स्ट बार अपने प्रादुर्भाव की इस क्षेत्र से, उनको मौका देना जनता के लिए कहाँ कितना उचित होगा या गलत होगा? देखिए, सबसे अहम विषय ये है कि हमारे पास ये सही है कि हमारे पास कुछ पुराने जनप्रतिनिधि भी इस चुनाव में प्रत्याशी हैं और कुछ नए प्रत्याशी भी हैं। कुछ नए प्रत्याशी भी जो आए हैं वो काफ़ी काबिलियत रखते हैं, लेकिन जनता को उनको सुनने का मौका नहीं मिला है। वो इतना कम समय से सक्रिय हुए हैं कि ये संभव नहीं है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में तक वो पहुंच पाएं वोटिंग के समय तक। तो एक तो कमी रह, उन लोगों के तरफ से एक कमी रह गई कि बहुत बाद में चुनाव आए क्षेत्र में। ये हमारे सामने जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो चूंकि उसका एक मैनिफेस्टो होता है, उसका एक होता है कि हम इस धारा पे चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी निर्दलीय का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। मैक्सिमम जो भी कैंडिडेट हैं उन जनता को ये पता नहीं है वो इस चीज़ का क्या आपको प्रमाणित करके देंगे कि कल हम जीत जाएंगे तो मेरी ये विचारधारा होगी। वो आपको केवल इस चीज़ का आश्वस्त कर सकते हैं कि हम जीत जाएंगे तो आपकी भलाई करेंगे। तो आपकी भलाई करेंगे मतलब आप इंडिविजुअल्स की भलाई करेंगे, आप समाज की भलाई करेंगे, या पूरे विधानसभा क्षेत्र की भलाई करेंगे? आप मतलब किसकी भलाई करेंगे? आप सेवा की बात करते हैं तो सेवा की श्रेणी में जो मेरे पास पुराने जो लोग हैं, ये फैक्ट है कि आज के में पहले नेता
आंदोलन से, नेता की उपज आंदोलन से होती थी। हमारे पास जो भी उपलब्ध है किसी आंदोलन की उपज नहीं है। हमारे पास जो भी उम्मीदवार हैं आंदोलन की उपज नहीं है। हमारे सामने जो प्रत्याशी है वो सेवा की उपज है। इन लोगों ने सेवा की है। हमारे सामने अनिल जी भी हैं, उनका भी ये चूँकि वो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि रह चुके हैं, उन्होंने भी सेवा की है। सिद्धार्थ जी भी है, उन्होंने एक हद तक सेवा की है, जिसको जितना समय मिला है। इस चीज़ से क्षेत्र वाकिफ है कि मैक्सिमम नेताओं ने भोज संस्कृति को बढ़ावा दिया है। श्राद्ध में खाना, जन्मदिन में खाना, किसी और दूसरी बात, किसी को कोई ज़रूरतमंद है तो उसको एक दिन का रोटी दे देना, उसको ये रास्ता नहीं बताना कि तुम्हारे लिए फलाना काम है, तुम आज के बाद से तुम्हारा ये रोटी परमानेंट हो गया, तुम एक काम करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। तात्कालिक उसको लाभ दिया गया, तात्कालिक संतुष्टि के लिए नेताओं द्वारा काम किया गया। सेवा भावना, इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि अनिल जी ने सेवा नहीं किया है, यथाशक्ति उन्होंने भी किया है। सिद्धार्थ जी को भी हम कहेंगे कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम समझते हैं कि कम से कम 7 से 8 हज़ार किए हैं, वे लोगों का आंख का ऑपरेशन कराया है। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? इतना तो एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता ये सब काम कर सकता है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है। हम लोग जैसे पास कोई व्यक्ति नहीं है। हम जाकर के लोगों का ट्रेनिंग कराते हैं, 300 लोगों का ट्रेनिंग कराया सरकार के पैसे से। ये लोग भी तो सरकारी फंड से लोगों का काम कराते हैं। आज नली गली जो भी बनाया जाता है कहीं पर, कोई इंडिविजुअल पैसा तो नहीं देता है, ये विधायक फंड का पैसा होता है, जनप्रतिनिधि फंड का पैसा से कहीं नली बना दिए, कहीं गली बना दिए, कहीं किसी का कुछ काम किए, तो ये किसी विधायक ने तो नहीं किया, ये तो गवर्नमेंट का फंड मिला। अगर किसी भी एक सबसे कमजोर व्यक्ति को कल विधायक बना दिया जाए, उसको भी ये फंड मिलेगा, वो भी ये काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम पार्टी के मैनिफेस्टो पे, पार्टी के सिद्धांत पे, हम जिसके साथ जनता का विकास का शपथ लेते हैं, हम उस पर खुद पार्टी के साथ हैं या नहीं हैं, हम उस सिद्धांत पे खुद हैं कि नहीं हैं। हम दूसरे से क्यों, अगर हम कल अपने सिद्धांत से अलग हो जाते हैं तो हम अगले से क्यों अपेक्षा करेंगे कि वो भी अपने सिद्धांत पे रहेगा। चुनाव का 8-10 दिन बचा है। सभी प्रत्याशी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सबका प्रयास है। हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि किसी का प्रयास कम है। और हम चाहेंगे कि जनता, मैं आपको एक बात बता दूं कि विक्रम विधानसभा एक प्रबुद्ध विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ का अधिकतर लोग शिक्षित हैं। हमारी शिक्षा, हमारी जो साक्षरता दर है काफ़ी अच्छी है और यहाँ के नेता से जनता ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है करता है। और तुल जी के काबिलियत पर भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका बहुत कम दिन का इस क्षेत्र में रहा है, उनको उनकी कोई पहचान नहीं, मैं क्षेत्र में बहुत कम लोग उनको जानते हैं। क्षेत्रीय पहचान में थोड़ी उनका उठ रहा है, अदरवाइज उनकी बाकी योग्यता जो है और क्षेत्रीय पहचान काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी मायने रखता है। विधानसभा चुनाव में काफ़ी सेवा भाव आपने क्या किया, इस जगह पे हम अतुल जी को यहाँ लगता है कमज़ोर स्थिति में है। विक्रम में जो हमें अभी लगता है, आगे की हम नहीं बता सकते, आगे की स्थिति में अभी चूँकि चुनाव का भी 8-10 दिन बचा हुआ है, किसी पार्टी से होते तो शायद अच्छी स्थिति में होते। लेकिन इनके यहाँ, इनके साथ एक कमज़ोर पॉइंट क्या हो जा रहा है, ये निर्दलीय कैंडिडेट हैं। लोग ये समझ रहे हैं कल ये कहाँ जाएंगे। इनका तो चूँकि ये खुद अपना भरोसा इसलिए खो चुके, ये कांग्रेस से लोजप्पा से फिर ये चले आए भाजपा से निर्दलीय, ये पूरा सत्ता के पाइपलाइन में रहना चाहते हैं। पब्लिक में ये सोच जो जा रही है कि अनिल जी सत्ता के पाइपलाइन में रह करके ही विकास करेंगे, ऐसे विकास की नहीं सोचेंगे। और एक और बात है, किसी के लिए अस्पताल चला जाना, किसी को खाना खिला देना, किसी के सपोर्ट में आप थाना में जाकर के पैरवी कर देना, कोई मजबूर लाचार को दवा दे देना और इसके पब्लिसिटी करना, ये मानवीय नहीं है। मतलब मानवीय संवेदना को ये गहरी चोट लगती है, सामने वाले के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है
और इस चीज का जिक्र या तो सिद्धार्थ जी करें या अनिल जी करें या अतुल जी करें, सुरेंद्र जी करें, कोई भी करें, ये बिल्कुल गलत है। हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, किसी का भी हो सकते हैं, लेकिन हमको सिद्धार्थ जी का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना अनिल जी का करना चाहिए, जितना अतुल जी का करना चाहिए, सुरेंद्र यादव का करना चाहिए, या और भी जो मेरे साथी हैं सबका करना चाहिए। सबका एक विजन है, सबका एक थॉट है लेकर के आया, लेकिन जो वस्तु स्थिति हमको विक्रम में दिख रही है, मैंने उसके बारे में बताया। आगे चूंकि अभी समय बचा हुआ है 8-10 दिन, कौन किससे आगे निकल जाए ये नहीं कहा जा सकता, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो ये था हमारा राजनीतिक प्रकरण विक्रम विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आगे भी हम जारी करें। सबसे पहले हम अब अरुण कुमार आजाद जी के पास जाएंगे। और आजाद जी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में अभी 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके बीच में फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि कोई भी सीट निकालेगा, कोई भी पीछे रह सकता है। 12 में से 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार इस कंटेस्ट में बने हुए हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि सिद्धार्थ सिंह है कांग्रेस से, अनिल कुमार है निर्दलीय, नागेंद्र कुशवाहा है निर्दलीय से, और एक काफ़ी इच्छुक प्रत्याशी महिला है डॉक्टर ममता प्रियदर्शनी। फिर आपका अतुल कुमार है जो कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से हैं। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं समीकरण की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो प्रत्याशी हैं 6 में जो अभी भी आगे चल रहे हैं, अपनी जीत के समीकरण में आगे देख रहे हैं आप? जी, अभी तक तो जितने प्रत्याशी अभी स्टैंड हैं इस क्षेत्र में, इसमें मुख्यतः मुझे 4 प्रत्याशी, 2 यहाँ से पहले प्रचारित हैं जी, सिद्धार्थ जी हैं और अनिल जी बिल्कुल विधायक रह चुके हैं। हाँ, पूरे चेहरे इनके समाज के सामने है। और अतुल जी एज ए राष्ट्रीय पार्टी के हैसियत से जब कैंडिडेट होकर के आए हैं तो कैडर तो बीजेपी का है जी, बिल्कुल, इसलिए इनका प्रचार जी। और हमको तो लगता है कि सबसे अच्छा एक नेत्री आई है ममता प्रियदर्शनी जी, ये भी एक अच्छी लेडीज है, लेकिन यह 2 कैंडिडेट जो अब बाद में आए हैं जी, सब कुछ होते हुए भी इन्हें को चाहिए था कि 5 साल पहले से सामाजिक स्तर पर ही अपना कार्यक्रम करते, समाज सेवा करते, तब लोग जानते। रह गई अभी के जो समीकरण बन रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्पष्टतः जीतने के कगार पर नहीं है अभी तक, और अगर जीत भी होगी 10 और 20 हजार के बीच में। मेरा जो अनुभव बता रहा है, सिद्धार्थ जी कितना हो खर्च कर ले, पहले तो जनता को सोचना चाहिए कि करोड़ों रुपए खर्च कहाँ से हो रहे हैं जी, बिल्कुल, ये भी एक अहम प्रश्न मुद्दा है। अच्छा, अब पैसे की होड़ में अनिल जी कितना आगे बढ़ते हैं कि सिद्धार्थ जी कितना आगे बढ़ते हैं, ये 2 को तो मैं देख रहा हूँ कि प्रियदर्शनी जी और या अतुल जी उस होड़ में तो संभव नहीं है, पीछे पड़ रहे हैं। अभी दोनों में कौन आगे बढ़ेगा? और जातीय समीकरण की जो बात करते हैं, सर एक बार आपकी बात को रोकना चाहिए। आपने बोला कि पैसे की होड़ में मतलब डॉक्टर ममता प्रियदर्शनी पीछे चल रही हैं, और अनिल कुमार जो हमारे बीच में अभी फिलहाल निर्दलीय से हैं, और कांग्रेस नेता, कांग्रेस के जो सिद्धार्थ सिंह हैं वो ऑलरेडी पहले जीत चुके हैं। ये पहले तो ऑलरेडी ऐसे ही आप इकोनॉमिक देखेंगे तो मजबूत। दूसरी बात, उनके पास पार्टी का सपोर्ट भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या जनता से इसलिए उम्मीद वो करते हैं कि हम पैसे वाले हैं या हमारे पास फंडिंग है पार्टी सा, इस बेस पे क्या उनका ये मानसिकता बना हुआ कि जीत मेरी सुनिश्चित होना चाहिए? अब यह प्रश्न तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि जनता को उस लायक एजुकेटेड बनाया नहीं गया कि जनता इस चीज पर सोचे कि कौन कैंडिडेट हमारे फायदे की, कौन मेरा आगे भविष्य मेरा विकास की ओर ले जाएगा। क्योंकि यहाँ तो एजुकेशन इतना डिटोरेट हो गया है कि इसमें जनता लोभी नेता ठग, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, वे वैसे लोगों को ज़्यादा मैनिपुलेट कर लेंगे, वैसे लोग जो जीतेंगे। और हम आज नहीं, कई एक इलेक्शन में एक आवाज़ पर भी काम करता है। जातीय समीकरण तो बात बहुत माने रख रहा है यहाँ के लिए, क्योंकि एक वो इलेक्शन था 84 का शायद, जहाँ या तो राम अवतार शास्त्री यहाँ से स्टैंड और सीपी ठाकुर थे। एक दिन पहले और राम अवतार शास्त्री का स्टेटमेंट आया मुख्य चौराहे पर कि कोई भूमिहार का माई का लाल नहीं है कि जो हमको हरा देगा, जो रिएक्ट करके भूमिहार जी। इसलिए राजनीतिक माहौल में चुनाव का परिदृश्य तो रात और 2 दिन में बदलता है। 2 दिन बदलता है। इसका हम समीकरण में क्यों विश्वास नहीं करते हैं? 2 रात में भी बदल सकता है। और सीपी ठाकुर बहुत ज्यादा वोट से जीत गए, ये सब लोगों ने देखा। अभी की स्थिति जितने कैंडिडेट हैं, और अनिल जी और सिद्धार्थ जी 2 ही टसल में चल रहे हैं।
अब कौन जीतेगा इसका हम थोड़ा सा अनुमान बता रहे हैं जी कि वोट कांग्रेस के पक्ष में जी अभी ये महागठबंधन में है, जी इसलिए जादव वोट, अदर कास्ट का वोट कांग्रेस में भूमिहार के हैं, इसलिए भूमिहार का भी, और पैसे भी कुछ हावी हो सकते हैं। और अनिल जी बीजेपी में थे जी और अब बीजेपी से हटे हैं, तो जो व्यक्तिगत इनको जो फायदा किया है, जिसको किए हैं, वह हो चाहे पैसे के बल पर हो। बीजेपी का तो कैडर कट के चला जाएगा, जो कैडर होगा सैद्धांतिक रूप में वह तो अतुल जी के साथ, अतुल कुमार को जाएगा, क्योंकि तो वो कितना पार्टी दल से उन है। पार्टी में है, तो कितना डिवाइडेशन होगा। जी। और यही राजनीति, गंदी राजनीति यहाँ की हो रही है कि यह वोट काटने के लिए, और 15 कैंडिडेट और है, यादव का 3-4 कैंडिडेट, अगर हजारों 2000 वोट काट लिया तो डैमेज सिद्धार्थ जी को होगा, जो कहते हैं जी जैसा कि है गठबंधन में राजद के साथ। और ऊपर की राजनीति अब देख ली, वहीं से डील हो रहा है। विक्रम की बात आई है, चिराग जी कैंची लगाए हुए हैं जदयू में, जी बीजेपी कैंची लगाए हुए हैं।